अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आलमी दिफाई सियासत एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहां पुराने इत्तेहाद अस खुद सवालात की जद में हैं और नए स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क जन्म ले रहे हैं। टर्की की जानिब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मौजूद दिफाई ताउन में शमूलियत की ख्वाहिश इसी बदलते हुए आलमी रुझान का मजहर है। टर्की न सिर्फ नेटो का रुकन है बल्कि दिफाई टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में खुद किफालत की भी एक कामयाब मिसाल है। इसकी शमूलियत इसकी अमर की अलामत होगी कि जी ये इत्तेहाद महज अलामती नहीं बल्कि अमली नौयत इख्तियार कर सकता है जो मुस्लिम दुनिया में एक नए दिफाई तवाज़ुन की बुनियाद भी रखेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की दिफाई बरामदात की तकरीबन $12 अरब की मुतवक्के डील के बाद भारत में सफ़े मातम बिछ जाना इत्तफाक नहीं है। खास तौर पर JF-17 थंडर की जो फरोख्त है उसने भारतीय दिफाई बयानिए को शदीद धचका पहुंचाया है। भारत बरसों से ये तासुर देता आया है कि पाकिस्तान अस्करी और सिफारती तौर पर तनहा हो चुका है, मगर जब एक पाकिस्तानी साख्ता लड़ाका तैयारा आलमी दिफाई मंडी में संजीदगी से ज़ेर गौर आए और फिर मुतादिद ममालिक उसे खरीदने में दिलचस्पी लें तो ये बयानिया खुद ब खुद ज़मीं बोस हो जाता है। अच्छा, JF-17 थंडर की जो अमली सलाहियतें हैं इसकी कामयाबी की बुनियादी वजह भी हैं, जैसे कि ये एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो फ़ज़ाई दिफा, ग्राउंड अटैक और जो बहरी अहदाफ हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की भरपूर सलाहियत रखता है। अगरचे ये मनसूबा चीन के ताउन से शुरू हुआ मगर आज इसकी जो तैयारी है, अपग्रेडेशन है, इसमें पाकिस्तान का हिस्सा बड़ा गालिब है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का कामरा में जो ये तैयारा है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मुसलसल बेहतरी इस बात का यकीनी तौर पर एक सबूत है कि पाकिस्तान अब इस प्रोग्राम में महज शरीक नहीं है बल्कि कलीदी स्टेक होल्डर भी है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जहां हमने देखा कि JTNC ने भारतीय राफेल को शदीद बुरी तरह से नुकसान पहुंचाकर आलमी तवज्जो हासिल की, वहीं पर JF-17 थंडर ने सपोर्ट, मल्टी रोल जो मिशन हैं और ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में मौसर किरदार अदा किया है। इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपका भी ज्वाइन करने के लिए बेहद शुक्रिया। खालिद साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी, ये जो हम बात करें आप JF-17 थंडर के हवाले से, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी जो पाकिस्तान और सऊदीया का दिफाई मुआहदा है खालिद साहब, उसमें जब टर्की की जो ख्वाहिश शामिल होने की ये बड़ा एक अहम ब्लॉक बनने जा रहा है और जो पाकिस्तान से लोग तासुब का शिकार है, जैसे कि हमारा रिवायती भारत है, उसको बड़ा धचका है ये, और पूरे खित्ते में अगर देखा जाए एक मुस्लिम ममालिक का ब्लॉक उभर कर सामने आएगा, कितना अहम होगा, क्योंकि अगर हम टर्की की बात करें तो टर्की जो है वो नेटो का रुकन भी है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिजा, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये बहुत ही खुशाइन बात इसलिए भी है कि अगर मैं स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री पावर, अगर मुझसे पूछा जाए कि मुसलमान दो मुल्क ज़ाहिर है मिलिट्री डिफेंस में और प्रोडक्शन में इंडिजीनियस जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, तो टॉप के मुसलमान मुल्कों में पाकिस्तान और तुर्की सबसे लीडिंग रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस जितनी अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों मुल्कों ने हासिल की है, शायद किसी और मुसलमान मुल्क ने हासिल की हो। और पाकिस्तान को तुर्की पर एक और भी एडवांटेज है कि हमने अपना जितना इक्विपमेंट बनाया है, खासतौर पर JF-17 थंडर जिसकी आप बात कर रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बैटल टेस्टेड है, जिसका मतलब है कॉम्बैट प्रूवन जहाज की वर्थ दुनिया में और तरह होती है और आम जहाजों की और तरह होती है। अभी जो JF-17 थंडर जिसका जिक्र कर रही थी, वो तमाम लीडरशिप को भी ऑब्वियसली क्रेडिट जाता है जिन्होंने 1995 में जहाज कंसीव किया, उसके बाद आने वाले सरबराहान जिन्होंने पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियन जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। लेकिन अभी आप देखें जो बहुत पॉजिटिव चीज हुई है, बुनियादी तौर पर JF-17 थंडर पे क्यों फोकस कर रहे हैं लोग, वो 5 बुनियादी वजह हैं। नंबर 1, इस जहाज की अपनी कैपेबिलिटी जिसका दुनिया देख चुकी है मुजाहरा, यानी मिसाइल्स है, उसका इंजन है, उसकी वेपनरी है, उसकी इंटीग्रेशन है। नंबर 2 देखा जाता है कि उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी वो अफोर्डेबिलिटी जो खरीदने वाला मुल्क है उसके लिए कितनी वायबल है। नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो मुल्क देने वाला है, जिसमें पाकिस्तान है, उसकी सप्लाई लाइन या कंटिन्यूएशन या मेंटेनेंस रिलायबल है कि नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि अमेरिका ने हमारे F-16 79 में दिए, 89 में हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए। 79 में जब सोवियत यूनियन आया था, 82 83 में हुए, 8-9 साल के बाद हमने जब 9 जहाज मार लिए सोवियत यूनियन के, उसके बाद हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए, मिलिट्री सैंक्शन लगा दी गई थी। तो ये तीसरा क्राइटेरिया ये होता है कि जो देने वाला मुल्क है वो रिलायबल कितना। चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि वो जहाज जो खरीद रहा है कोई मुल्क, वो कॉम्बैट प्रूवन या बैटल टेस्टेड है कि नहीं है, जो कि JF-17 थंडर है। तो ये 4 मेजर क्राइटेरियाज हैं जो आइसिंग ऑन द केक होती है, जो टॉप ऑफ द लाइन जो एडवांटेज किसी मुल्क को इस वक्त होगी, वो पाकिस्तानी पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग होगी। क्योंकि इस वक्त बहुत सारे दुनिया में ममालिक जो हमारा JF-17 थंडर किसी वजह से नहीं भी खरीदना चाह रहे, वो हमसे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो ये 5 क्राइटेरिया जो मैंने बताए हैं, जो हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। जी, तो यूनिक भी करते हैं, ये एक एजाज की बात भी है, और जाहिर है इसके पीछे
एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबरसी जो एयर चीफ है, वो कंसिस्टेंटली 3.5-4 साल से सिस्टम अपग्रेडेशन कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, पीएफ को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं और जाहिर एक्सटेंसिवली बाहर की एयर फोर्सेस से गेज है। मैं आपको छोटी सी आखिर में एक मिसाल दे देता हूँ सिर्फ कि पाक फिजाइया के प्रेसिडेंट जो सरबराह हैं, उन्होंने पिछले 3 महीनों में 15 एयर फोर्सेस के चीफ से मुज़ाकरात किए हैं या मुलाकातें की हैं। ये अनयूजुअल है, अनप्रेसिडेंटेड है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ पाक फिजाइया एक मुल्क की फिजाओं की सरहदों का दिफा कर रही है, बल्कि मुल्क की इकोनॉमी को भी सपोर्ट करने के लिए डायरेक्ट रोल प्ले कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ठीक है। अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी यही मामला लेके कि अब ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा है, दिफाई मुआहिदा जो है इसमें शामिल होने के लिए टर्की भी हो साथ, तो ये कितना बड़ा धचका होगा खासतौर पे भारत के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, भारत के लिए तो यकीनन एक नाइटमेयर है। आपको याद है कि जब पाक भारत जंग में तुर्किया ने पाकिस्तान की सपोर्ट की तो जो भी उनके एयरपोर्ट सर्विसेज थी वो भारत ने उनसे ख़त्म कर दी। इसी तरह जो एजुकेशन की फैसिलिटीज थी वो ख़त्म कर दी, जो उनका टूरिज्म था उसको जो है वो ख़त्म कर दिया। तो भारत तो जाहिर है अभी तो कुछ किया नहीं उन्होंने। और अगर जब ये ऐसा कोई दिफाई मुआहिदा सामने आता है, देखें उसके अलावा भी है, अभी आप तुर्किया के साथ जो है वो हमारी जो है वो कोई नेवल वेसल्स जो हैं वो भी तैयार हो रहे हैं, कुछ हमारे जो जहाज़ों का प्रोजेक्ट है वो भी है। इसी तरीके से ड्रोन्स का जो है वो हमारा नेस्टैप के अंदर वो हम उनके साथ मिलकर बना रहे हैं। साथ ही साथ जो है पाक भारत जंग के अंदर जो है वो पाकिस्तान ने तुर्किया के बने हुए ड्रोन भी जो है वो यूटिलाइज किए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे थे। साथ ही साथ जो है हमने, या आपको याद होगा कि वो फिर अमेरिका की जानिब से प्रॉब्लम्स आई तुर्किया को, वरना हम एक शाहिद खाकान साहब जब वजीर आजम थे तो उस टाइम पे हमने हेलीकॉप्टर्स की भी डील उनके साथ जो है वो स्ट्राइक की थी। और इसके अलावा जो तुर्किया का जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। साल 2002 में तकरीबन ये $2 बिलियन करती थी और अब जो है साल 2024 में ये जाके $7 बिलियन के ऊपर हो गई और 2028 में एक्सपेक्टेड जो है वो इससे कहीं ज्यादा है, 11 से 12 बिलियन डॉलर है। पाकिस्तान का किरदार बड़ा अहम है। डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन जो है और इसी तरीके से हमारे पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, ये दुनिया के अंदर एक जाने पहचाने नाम है। और साथ ही साथ जो आइडियाज के नाम से हम जो डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर पाकिस्तान की मसनूआत को बड़ी पजीराई इसलिए मिल रही है क्योंकि पाकिस्तानी जो मसनूआत हैं उनके साथ कोई ज्यादा जो जिसको कहते हैं ना कदगने, वो नहीं लगी हुई। कोई उनके साथ जो है ज्यादा कोई शराइत नामे नहीं है। जिस तरह से अमेरिकन कहते हैं कि जनाब फलाने के मुतल्लिक जो है वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगर कर सकते हैं तो हमारे पायलट होंगे, फलाना होगा, हम ये करेंगे तो आपको फिर इसके स्पेयर पार्ट नहीं देंगे, वगैरह वगैरह। जबकि पाकिस्तान का ये सारा ताल्लुक नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ट्राइड एंड टेस्टेड है दौरान जंग। तीसरी बात जो इसके अंदर अहम है वो है इसकी कीमत, जो कि इंतहाई कम कीमत है एज कंपेयर टू अदर जो फाइटर जेट्स दुनिया में अवेलेबल हैं या डिफेंस इक्विपमेंट है। तो पाकिस्तान तुर्किया का एक इत्तेहाद इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि पहली बात यह है कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान में जो ताल्लुकात हैं वो सल्तनत उस्मानिया से उसका जो मोहब्बत जो हमारी शुरू होती है इस खित्ते की, वो आज तक इसको याद है। पाकिस्तान नहीं बना था लेकिन हमारी मोहब्बत जो थी, आप अल्लामा की शायरी पढ़ लें, आप पाकिस्तान के हवाले से तुर्किया का किरदार देख लें। और जब प्रेसिडेंट उर्दगान से पहले जो केनान एवरन थे या दीगर लोग थे, सब के सब पाकिस्तान के साथ इंतहाई मोहब्बत रखते थे। और मैं आपको डॉक्टर फिजा ये जरूर बताना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान की लीडरशिप वहां जाती है तो लोग बकायदा सड़कों पे दुम्बे ज़िबा करते हैं सदका देने की खातिर। ये है तुर्किया। और फिर जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि आलम इस्लाम की 3 बड़ी ताकतें हैं। सबसे पहले पाकिस्तान, क्योंकि बतौर न्यूक्लियर हम इसमें आलम इस्लाम की वाहिद सुपर पावर है। उसके बाद जो है नंबर आता है तुर्किया का, जिसकी डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो सल्तनत उस्मानिया से शुरू हुई और 1974 में जाके फिर उसका मजीद जो उन्होंने डिफेंस के अंदर अपना मलका हासिल करना शुरू किया। और फिर आती है मिस्र की फौज। तो तीनों अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, लीबिया हो गया, मिस्र हो गया, जिस तरह से आपने अभी बताया कि हमने जो है वो लीबिया के साथ, मिस्र के साथ, तुर्किया के साथ, अजरबैजान के साथ और दीगर ममालिक के साथ हमने डिफेंस के मामला जो है वो निभाना शुरू किए हैं। ये डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसीलिए पाकिस्तान में
मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है बाकायदा, इसका काम ही, क्योंकि पाकिस्तान की जो बुनियादी जरूरियात हैं मईशत की, वो मेरे ख्याल में एक डिफेंस इंडस्ट्री जो है अगर उसका काम चल पड़े तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है। सऊदी अरब का पाकिस्तान से इंटरेस्ट लेना, JF-17 की 4 अरब और 60 करोड़ डॉलर की डील करना, ये मामूली बात नहीं है। इसी तरीके से 4 अरब और 50 करोड़ डॉलर की डील अजरबैजान के साथ होना, तकरीबन इसी तरह से 1 अरब के मुआहदात जो है जिम्बाब्वे के साथ होना, ये तमाम मामला जो है ये कोई मामूली नौयत के लिए नहीं है। सूडान के साथ हमारा मामला चल रहा है, इसी तरीके से कुछ नॉन अरब मुल्क हैं उनके साथ हमारे मामला चल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत खुश आइंद बात है और पाकिस्तान और तुर्किया के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर अब जो सिफारती सतह और जो शासी सतह थी और अब वो मुआशी और दिफाई सतह के ऊपर जो है मजीद मुस्तहकम और मजबूत होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। खालिद साहब, ये जो अभी हमने बुनियादी मरसूस में कामयाबी समेटी और दुनिया जहान ने हमारे उस किरदार को सराहा, क्योंकि बड़ा मान था भारत को अपने राफेल पे भी, अपने बड़े दिफाई बजट पे भी, अपने बड़े देश होने पे भी, लेकिन हम रकबे के लिहाज से उनसे छोटा मुल्क हो सकते हैं, उनका दिफाई बजट हमसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने उनको शिकस्त से दो चार किया। दुनिया जहान में माशाल्लाह हमारा जो एक टैलेंट है वो देखा गया। फिर सबसे बड़ी बात जज्बा, जो कि आप अक्सर बात करते हैं क्योंकि आप एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं, और अब्दुल्ला भाई भी हमीद गुल साहब के साहिबजादे हैं, तो वो भी बचपन से देखते आए, उनके अंदर भी एक फ़ौजी खून है। तो मुझे ये बताइएगा कि खालिद साहब, ये जो जज्बा होता है बड़ा मैटर करता है कि आप महंगे से महंगा तैयारा भी ले रहे, राफेल में भी बिठा दें किसी ऐसे पायलट को, इसके अंदर जज्बा नहीं होगा तो वो राफेल को भी गिरा देगा। तो ये जो बुनियादी मरसूस में हमने कामयाबी समेटी, उसका कितना बड़ा किरदार है जो हमारी दिफाई अब जो सलाहियतें हैं उसको दुनिया मान रही है, दिफाई मुआहदे, दिफाई मैदान में जो हम कामयाबियों पे कामयाबियाँ माशाल्लाह समेट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए डॉक्टर फिजा, जो बुनियादी तौर पर इक्विपमेंट तो कोई भी खरीद सकता है। हमारे अभी देखा कतर पर हमला हुआ, बहुत सारे और मुल्कों पर हमला होता है। मिलिट्री हार्डवेयर तो आप जिसके पास पैसे हो, रिसोर्सेज हो, वो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकता है, न्यूमेरिकल नंबर। लेकिन हम जो आप फाइटर पायलट की जिक्र कर रही हैं, तो जिस दिन हम एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं हमें बताया जाता है और ट्रेन भी उसी तरह किया जाता है कि हमने आउट नंबर ही लड़ना है। हमें पता है कि हमारी एयरफोर्स जो है उनसे 3-4 गुना छोटी है, हमने कभी नंबर 1 मैच नहीं कर पाएंगे। हमें ये जज्बा डेवलप किया जाता है। और जज्बा कैसे डेवलप किया जाता है? जज्बा इसलिए डेवलप किया जाता है कि हमें पता है कि हम एक कॉज के लिए लड़ रहे हैं, हमारा एक मकसद है। पाकिस्तान का जब भी हुआ आपने देखा कि ना हमारा कोई हेजमोनिक डिजाइन होता है, हमारी ना कोई ग्लोबल एक्सपेंशन का कोई प्रोग्राम होता है, ना किसी के रिसोर्सेज पर हमने कब्जा करना होता है, हम तो सेल्फ डिफेंस के लिए करते हैं। अभी आपने देखा जज्बा ही था जो गैप प्लग करता है। अभी जो मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, देखिए इनिशिएटिव था इंडियन के पास, और इंडियन एयरफोर्स ने रात को 12:30 बजे 85 जहाजों से हमला किया। अब जो ऑफेंस लॉन्च करता है, आप एग्री करेंगी कि उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। नंबर 1 उसके पास होता है, प्लानिंग और इनिशिएटिव सारा उसके पास होता है, सरप्राइज उसके पास होता है, तादाद उसने डिसाइड करनी है कहां जहाज भेजने हैं, नंबर उसने डिसाइड करने हैं, टारगेट उसने चुनना है, और सबसे बड़ी बात जैसे मैंने कहा कि टाइमिंग उसने चुनने होते हैं कि आज करना है, कल करना है, अगले महीने करना है। जो रिएक्ट करती है एयरफोर्स, अब इस सूरत में पाकिस्तान एयरफोर्स, इमेजिन करें कि उनके पास तो डिफेंसिव और रिएक्टिव होने के अलावा चॉइस तो नहीं है। लेकिन पाक फिजाइया ने इस दफा क्या साबित किया कि हम वो रिएक्टिव और डिफेंसिव नहीं रहे, हम एक डिस्ट्रप्टिव एयरफोर्स है, हम एक डोमिनेंस करने वाली है। हम आपके ऊपर गलबा हासिल करेंगे, न्यूमेरिकली इंफीरियर होने के बावजूद हम आपको ऐसे ऐसे टैक्टिक्स और ऐसी टेक्निक्स लगाएंगे जिससे हिंदुस्तान सरप्राइज हुआ। हमने ऐसी, जाहिर है अब तारीख गवाह है कि अल्हम्दुलिल्लाह साइबर कमांड फोर्स है, नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पहले से डेवलप किया। हमने ये देखा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हमने कैसे किया, सैटेलाइट की पिक्चर को कैसे इंटीग्रेट किया, सरफेस टू एयर मिसाइल कैसे इंटीग्रेट किए। तो अब ये जंगें सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी इंटेंस होनी है, सरप्राइज की होनी है, और अब जिसको कहते हैं कि हौसला और रिजॉल्व और आपका जो करेज है, एक्चुअली ये उससे लड़ी जानी है। हमने सारे का सारा जो गैप प्लग किया था अल्हम्दुलिल्लाह एक रिजॉल्व से किया था, और दुश्मन को तो कंप्लीट सरप्राइज दिया कि आने वाली, ऑब्वियसली उनके आने वाले वक्तों में ना सिर्फ पढ़ाया जाएगा बल्कि वो याद भी रखा जाएगा कि पाकिस्तान ने किस किस डायमेंशन में किया है। आखिरी बात इंपॉर्टेंट ये है, क्रिएटिविटी और रातों रात नहीं होता। मैं पाक फिजाइया से राब्ते में रहता हूँ, अपनी डॉक्यूमेंट्रीज के सिलसिले में मेरी कोई परमिशन है, तो देखिए ये कैपेबिलिटी तो मैं देख कर आया था, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया था कि ये इतना फोकस्ड राफेल कैसे हुआ।
तो बाद में मैंने कंफर्म किया, बाद में इंट्रोड्यूस किया पायलट्स को, और पहले भी किया, और वो कहते थे कि हमें 3 साल तक हमें सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू की तरफ से एक ही डायरेक्शन थी कि एंटी राफेल टैक्टिक्स सिर्फ तैयार करने हैं, यानी क्योंकि उनका वो मान था। वाह क्या बात। 3 हमारे डॉक्टर फिजा हमारे टारगेट थे इस जंग के अंदर, मई 2025 के अंदर 3 टारगेट थे, एक हवा में, एक जमीन पर, एक समंदर में। मैं तीनों का बता देता हूँ। हवा में था राफेल, जमीन पर था S-400, दोनों को कैसे न्यूट्रलाइज किया तारीख गवाह है। ठीक है। खास तौर पर सुसाइडल मिशन था जो राफेल, जो एंटी S-400 मिशन था। आपके व्यूअर्स को आसानी के लिए क्विकली मैं एक डाटा बता देता हूं कि ये वो मिसाइल था जो 600 किलोमीटर पर 200 टारगेट्स को लॉक करता है, सही, और 36 टारगेट को इंगेज करता है। 600 किलोमीटर फायर करने से पहले हमारे टारगेट जहाजों ने घुसकर सुसाइडल मिशन किया। 400 किलोमीटर पर तो ये निशाना बनाता है, और किस स्पीड पर वो मिसाइल आता है मैं आपके व्यूअर्स के साथ बता दूं। 17,000 किलोमीटर की स्पीड से ये अटैकिंग एयरक्राफ्ट की तरफ बढ़ता है, मार्क 15 पर। उसके बावजूद हमने निशाना बनाया। तो 2 टारगेट्स हमने एंगेज किए, आपने देखा, एक हवा में, एक जमीन पर। समंदर का जो एंटी विक्रांत हमारा एक फ्लीट तैयार था कि अगर हिंदुस्तान ने अपना बहरी बेड़ा निकाला तो पाक फजाइया उसको हिट करेगी इससे पहले कि वो हमें थ्रेट करे। लेकिन वो फिर आपने देखा हिम्मत ही नहीं हुई उनकी, और 2 जो टारगेट किए थे वो किस कामयाबी से किया अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी। अब्दुल्ला भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। उन्होंने भी नेवी की बात भी की और समंदर के हवाले से बात कर रहे थे, फिर हम देख रहे थे कि हमने फ़ज़ा में भी उनको टारगेट किया, ज़मीनी सतह पे भी टारगेट किया, हर जगह पे हमने उनको शिकस्त से 2-4 किया, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे वो, और बड़ा उनका जो मान था, गुरूर था, हमने खाक में मिलाया राफेल समेत। अब्दुल्ला भाई, जो पाकिस्तान नेवी का अल्वा 80 है, ये ज़मीन से फ़ज़ा तक मार करने वाले मिसाइल का जो कामयाब तजर्बा है, फिर पाक फ़ज़ाइया का जदीद क्रूज़ मिसाइल तैमूर, ये भी बड़ा डिस्कस हो रहा है। मैं चाहती हूँ ज़रा इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो पाकिस्तान फिजाइया है वो भी आपके सामने है, जो बर्री फौज है वो आपके सामने है, लेकिन नेवी जो है वो हम सी ब्लाइंडनेस का शिकार हैं, और हमें जो समुद्री अंधापन है वो अभी हमें दूर करने में वक्त लगेगा। लेकिन उसका मतलब ये है कि हमारी अवाम को समझना, समुंदर वाले तो जिसको जानते हैं बहुत अच्छा, लेकिन हमारी नेवी जो है वो बुनियादी तौर पे डिफेंसिव रोल है, और उसका एक और सबसे बड़ा मकसद ये है कि किसी सूरत पाकिस्तान का इकोनॉमिक ब्लॉकेज ना हो सके, यानी कि अगर जो हमारा जितना भी शिपिंग लाइन है उनको बंद ना किया जा सके। इसके लिए हमारे पास अपने फ्रिगेट्स हैं, हमारे पास सबमरीन्स हैं, हंगूर क्लास सबमरीन्स। अभी हमने जो है 8 हंगूर क्लास सबमरीन हासिल की हैं, जिसमें से 4 पाकिस्तान में जो है वो खुद बनाई जाएंगी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए। और फिर इसी तरीके से हमारे पास जो है वो डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे पास जो है वो वॉर शिप्स हैं, और हमारे पास जो है वो हुवर क्राफ्ट्स हैं, और दीगर हमारे पास ऐसे। इसके साथ हमें नेवी का, हमारे पास जो है वो नेवल जिसको कहते हैं एविएशन, वो भी हमारे पास मौजूद है, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो सीकिंग हेलीकॉप्टर्स हैं। इसके अलावा जो है ऑगस्टा क्लास के हेलीकॉप्टर्स हमारे पास हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो एक्वेरल हैं, दीगर हैं, ये हमारे पास मौजूद है नेवल के अंदर। फिर जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारे पास जो अभी सिस्टम्स आए हैं, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ इंटीग्रेटेड एक हमारा सिस्टम चल रहा है, वो मसरूर एयरबेस से जो है वो हम एक्सोसेट मिसाइल है हमारे पास, जो कि HMS शेफील्ड, जिसको बर्तानिया और फॉकलैंड की जब वॉर हुई थी तो उस टाइम पे हर मैजेस्टी शिप जो था उसको 2 टुकड़े कर दिया था एक्सोसेट मिसाइल ने। और ये एक्सोसेट मिसाइल, जिसका अभी जिस तरह से खालिद चिश्ती साहब फरमा रहे हैं कि हमने उनका विक्रांत का बंदोबस्त किया हुआ था। दूसरी जानिब जो है वो हमारे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, अभी हमने हालिया अमन एक्सरसाइजेस की, जिससे पूरी दुनिया की जो नेवी के बड़े बड़े लोग थे वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और उन्होंने देखा कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम जो है वो काम कर रहे हैं एंटी सबमरीन ड्रोन्स के ऊपर, जो जमीन जो जेर आब ड्रोन चलते हैं, उसका भी हमने जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब तजुर्बा किया। अभी ये जो जमीन से फिजा में मारने वाले जो मिसाइल हैं, क्योंकि एक नेवल वेसल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है हुजम में और दूर से नजर आता है, उसका टारगेट करना आसान होता है। इस वजह से हमारे पास जो अब हमारे पास डिफेंस सिस्टम्स हैं, उसके अंदर जो हमारे पास एक गन है जो हर शिप पे ऊपर तकरीबन नस्ब है, वो गन जो है तकरीबन 3000 राउंड पर मिनट फायर करती है, यानी कि एक चिड़िया भी अगर उड़ेगी तो वो उसको उड़ा के रख देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कैपेबिलिटी हमने मल्टीपल टाइम जो है वो ट्राई की है। दूसरी जानिब जो है वो हमारी डीजल पावर्ड सबमरीन्स हैं, जिनके अंदर खास किस्म के टॉर्पीडोज मौजूद हैं, जो दुश्मन के बड़े बड़े जो जहाज हैं या दुश्मन की जो अज़ाइम है उनको नाकारा करने के
लिए काफी, और माजी के अंदर गाजी शहीद जो है इसका मुजाहरा कर चुकी है, जो हमारी नेवल सबमरीन थी, और उसने जो कारनामा अंजाम दिया था वो इतना बड़ा था कि वो जो नेवल तारीख है उसके अंदर पूरी दुनिया में जो है उसको पढ़ाया जाता है। तीसरी जानिब जो है हमारा, अब आपने तैमूर की बात की है, देखें इसके अंदर कुछ रोल्स हैं जो हमने, जाहिर है जो फिजाई हमले हैं उनको रोकने के लिए हमने अपना डिटरेंस सिस्टम जो है वो रखा हुआ है। और सबसे अच्छी बात जो है, जो कि अभी परसों के मिसाइल तजुर्बे के अंदर हुई, कल के, उसके अंदर जो है वो एक अच्छी बात ये थी कि वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी रखता है। ये बड़ा पाकिस्तान का खासा है, चाहे वो फतह 1 मिसाइल हो, फतह 2 हो, वो तैमूर हो या वो बाबर हो। बाबर क्रूज मिसाइल हमने बनाया है, वो भी एक बहुत अच्छा मिसाइल है जो नैप ऑफ द अर्थ के ऊपर चलता है, बिल्कुल जमीन से समझे 3 मीटर के ऊपर जो है वो उड़ता है। तो ये तमाम चीजें जो नेवी को मजबूत करती हैं, और फिर नेवी का जो इकोनॉमी के अंदर हक है, वो मेरे ख्याल में उस पर जरूर मैं 1 मिनट लूंगा आपका। ब्लू इकोनॉमी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा मानी रखती है, पाकिस्तान उससे दूर हो रहा था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम जो है वो नीमा, वो इस पे अपना काम कर रहा है, जो कि नेवी के जेर साया चलता है, और इसी तरह से पूरी दुनिया में हम जो है वो अपने ब्लू इकोनॉमी के हवाले से जो है वो बेहतरी ला रहे हैं। खासतौर पे जो गडानी शिप ब्रेकिंग था, जहां एक वक्त में बहुत बड़ा काम होता था, वो अब महदूद हो गया, हम उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये बिलियंस ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है जिसको हम जो है वो किसी सूरत जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एक जो हमारा नेवी का खासा है वो P3C ओरायन जहाज है, जो हवा के अंदर जो है, आप दूसरे लफ्जों में एवैक्स है वो पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तान जो है वो जितनी भी फजा के अंदर नकलो हरकत होती है उसको वो न सिर्फ जो है जैमिंग की फैसिलिटीज उसके पास हैं, बल्कि वो नेवल वेसल्स को भी जो है वो गाइडलाइंस फराहम करता है। ठीक है जी, खालिद चीसी साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये तैमूर के हवाले से ज़रा आप ये जो हमारा जदीद क्रूज़ मिसाइल है फ़ज़ाई, इस पर अगर आप भी कोई कमेंट करना चाहें तो ज़रा कर दीजिएगा। दूसरी बात है कि जो एक तासुर दिया जाता है JF-17 थंडर के हवाले से चीन के इश्तराक से है, अभी पाकिस्तान की भी डेफिनेटली इसमें एक शेयर है। मैं चाहती हूँ ज़रा इस पर ज़रा खुल के रोशनी डालिएगा। ये तैमूर के बारे में देखिए, मैं बताता चलूँ कि ये एयर टू सरफेस है मिसाइल, बुनियादी तौर पर फाइटर जहाज कैरी करता है, और इसकी रेंज तकरीबन 600 किलोमीटर है। और इसके मुकाबले में एक स्टॉर्म शैडो है जो राफेल कैरी करता है, जो फ्रांस का बना हुआ है, उसकी तकरीबन 450 किलोमीटर रेंज है, ये उससे ज्यादा रेंज है। नंबर 1 जो इस मिसाइल की खासियत है, इसको हम कहते हैं टेरेन हगिंग मिसाइल, यानी टेरेन को हग करके चलता है। इतना लो उड़ता है कि इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, और इतना ज्यादा हाई स्पीड जाहिर उड़ता है, इसकी इंटरसेप्शन बड़ी मुश्किल है। इसके अंदर जो स्पेशल फीचर्स हैं, कुछ सेल फीचर्स डाले गए हैं, कुछ इसके अंदर पिन पॉइंट एक्यूरेसी और एंटी जैमिंग टाइप है, यानी कि अगर कोई इसको मिसाइल आने वाला रेडार लॉक करेगा तो ये उसको डिसीव करने की सलाहियत रखता है। और इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यही है कि आमतौर पर जो वेपन्स कैरी करते हैं वो होते हैं स्टेशनरी टारगेट के अगेंस्ट, यानी एक फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है, कोई रेडार साइट है, ये मूविंग टारगेट पर भी उतनी ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला करता है। तो ये इसके बहुत बड़े एडवांटेजेस हैं। और जो हमारे पास एक एलिमेंट ऑफ चैलेंज था कि हमारे पास अपना पैदा किया हुआ प्रोडक्शन किया हुआ होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा गैप लग करेगा। और आखिरी बात इस सब्जेक्ट के ऊपर ये है कि आप हमारे जो मिलिट्री प्लानर और खासतौर पर लीडर्स होते हैं पाक फिजाइया को, उनको हाई डिग्री ऑफ एश्योरेंस देता है, क्योंकि आपका एक मिसाइल ही आपके टारगेट को पिन पॉइंटेड हिट करके आपको वो रिजल्ट देता है जो पहली जंगों में काफी सारे आपको मिसाइल दर्जनों मारने पड़ते थे ताकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिट कम होती थी। तो ये बहुत बड़ा एक तो ये एडवांटेज है। अभी कमिंग बैक टू JF-17 थंडर, वो जैसे मैंने कहा कि बहुत दुनिया इंटरेस्टेड है, सूडान के साथ अब एंगेज है, सऊदी अरब की बात सुनने में आ रही है, इराक अभी पाक फिजाई के सरबराह परसों वापस तशरीफ लाए हैं सऊदी अरब इराक का एक कामयाब दौरा करके। ये देखिए, हमें जब न्यूज देते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि शायद वो दौरा किया, वो जहाज हमारी डील हो गई या बात हो गई या कंफर्मेशन आ जाएगी कुछ अरसे बाद जब कंफर्म। ऐसा नहीं होता, कई महीने इस तरह की नेगोशिएशन की जाती है। मैं आपको एक डाटा से साबित करने की कोशिश करता हूं कि पिछले 3 महीनों में, मैंने कंफर्म किया है, पिछले 3 महीनों में पाक फिजाइया के सरबराह ने, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने 15 एयरफोर्स चीफ से मुलाकात की है। बांग्लादेश के एयरफोर्स के साथ जो अभी नेगोशिएशन चल रही थी वो पहली नहीं थी। उन्होंने अभी दुबई एयर शो के दौरान स्पेशली वहां पे मुलाकात की थी और बड़ी लंबी मुलाकात हुई थी जिसके अंदर प्रिलिमिनरी चीजें सेटअप हुई थी। फिर उन्होंने फॉलो विजिट किया अभी इस्लामाबाद जब तशरीफ लाए थे पिछले हफ्ते उनके बांग्लादेश के एयरफोर्स चीफ, और अभी इंशाल्लाह ताला वो अपनी गवर्नमेंट से रिकन्फर्मेशन के बाद कम बैक करेंगे फॉर फाइनल एग्रीमेंट। और अदरवाइज भी उनकी हुकूमत ज़ाहिर फरवरी में उनकी लोग में इलेक्शन में जा रहे हैं,
तो इंशाल्लाह ताला उस तरफ भी बड़ा सीरियसली परस्यू किया जा रहा है। और अच्छी खबर आखिर में ये है कि सिर्फ JF-17 थंडर पर फोकस नहीं है लोगों का, इराक का भी, लीबिया का भी, बांग्लादेश का भी बहुत ज्यादा फोकस ये भी है कि सिर्फ JF-17 थंडर ना दें, हमें आप ड्रोन्स भी दें, आप हमें ट्रेनिंग भी दें, आप हमें मशाक और केट जो हमारे जेट और प्रोपेलर की ट्रेनिंग के बेसिक जहाज हैं वो भी दें, और सबसे बड़ी बात बढ़कर के उनके पायलट्स, इंजीनियर, टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग भी हमारे लोग दें। तो ये हमारी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। और एक आखिरी बात ये है कि ये वो पाक फिजाइया है, अनयूजुअली दुनिया में आमतौर पर एयर फोर्सेज होती हैं वो नेशनल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करती हैं, यानी एयर स्पेस मैनेजमेंट में, लेकिन यहाँ एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के अंदर एक एयरफोर्स कंट्रीब्यूट कर रही है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पाक फिजाइया को और उनकी लीडरशिप। ठीक है जी। अब्दुल्ला भाई, आपका लास्ट कमेंट। जी देखें, मैं भी तैमूर के ऊपर ये बात कर लूं कि देखें जो हमारा ये सबसे बड़ी बात है 2022 के अंदर इसको दुनिया के सामने लाया गया आइडियाज के अंदर, और खास तौर पे ये तकरीबन 1200 kg इसका वजन है। और ये सब इसमें जो दो मुख्तलिफ जो है वो वेरिएंट्स हैं, एक जो है जो पाकिस्तान का है वो 600 किलोमीटर वाला है, जो दुनिया को बेचने के लिए वो 290 किलोमीटर वाला है। और ये तैमूर मिसाइल जो है ये इसकी जो प्रिसीजन है ये अपने उसके ऊपर बात करता है, और इसकी स्पीड जो है वो तकरीबन 0.8 मार्क है। तो ये एक बहुत मेरे ख्याल में अच्छा मिसाइल है। और जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान डिफेंस इंडस्ट्री का, मेरे ख्याल में उसको जरूर ग्रो करना चाहिए। दुनिया के अंदर जो हालात बन रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री जो है मेरे ख्याल में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और पूरी दुनिया के लिए और खुद पाकिस्तान के लिए इसको जरूर हमें जो है मजीद इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जी, खालिद चिश्ती साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे साबिक गवर्नर सिंध, सीनियर सियासतदान इमरान इस्माइल साहब। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की तजवीज़ को एक अहम और मुस्बत पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। इस तजवीज़ के बाद सियासी मंजरनामे में कई अहम तब्दीलियाँ और बयानात सामने आए हैं जिन्होंने ये उम्मीद पैदा की है कि शायद मुल्क एक बार फिर से मुफाहमत और मुकालमे की राह पर गामजन हो सकता है। तहम इन पेशरफ्तों के बावजूद मुज़ाकराती अमल अब भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार दिखाई देता है, जिसकी मुतादिद सियासी, कानूनी और इदारा जाती वजूहात हैं। हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को बज़ाहिर सियासी कशीदगी कम करने और पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत बनाने की कोशिश करार दिया जा रहा है। बाद हुकूमती रहनुमाओं के बयानात में लचक और मुफाहमत का तासुर भी नुमाया है, जबकि PTI की तरफ से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद न करने के इशारे मिले हैं। अब इसके साथ साथ कुछ गैर रस्मी राब्तों और बैकडोर चैनल्स की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, जिन्हें सियासी डेडलॉक तोड़ने की मुमकिन कोशिशों के तौर पर देखा जा रहा है। इन तमाम अवामिल ने यह तासुर दिया है कि शायद दोनों फरीकैन किसी दरमियानी रास्ते पे मुत्तफिक हो सकते हैं। तहम दूसरी जानिब अमली सतह पर भी सूरत हाल इतनी सादा नजर नहीं आती। PTI की क़यादत अपने बाज़ बुनियादी मुतालिबात खुसूसन सियासी मुकदमात, गिरफ्तार रहनुमाओं और इंतखाबी एतराज़ात पे सख्त मौक़िफ़ रखती है, जबकि हुकूमत इन मामलात को कानूनी और अदालती दायरे इख्तियार से जोड़कर बराह रास्त बातचीत से गुरेज़ां दिखाई देती है। इसी तरह एतमाद के फुकदान, माजी के तल्ख तजर्बात और एक दूसरे पर अदम यकीन ने मुज़ाकराती फ़ज़ा को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। दोनों जानिब से मुतज़ाद बयानात और सख्त ज़बान भी इस गैर यकीनी सूरत हाल को तक़वियत दे रही है। नतीजतन ये कहा जा सकता है कि अगरचे मुज़ाकरात की तजवीज़ और इसके बाद होने वाली पेशरफ्तें उम्मीद की किरण ज़रूर है, मगर जब तक संजीदा सियासी आज़म, वाज़े एजेंडा और बाहमी एतमाद बहाल नहीं होता, इस अमल के नतीजा खेज होने के इम्कानात काफ़ी महदूद रहेंगे। अब क्या हुकूमत और अपोजिशन में कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है, और इस रास्ते की इब्तिदा आखिर होगी कहाँ से? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है सीनियर सियासतदान साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। इमरान साहब, ये नेशनल डायलॉग कमेटी के नामिए में हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील देने का मुतालबा किया गया है, क्या PTI के साथ जो बातचीत है वो बन सकती है? क्योंकि आप जो है, आपसे तो वो पार्टी ला ताल्लुकी का इजहार करती है, वो आप लोगों के बारे में अच्छी राय नहीं रखते हैं। जो बाकी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं जी आप लोग मुश्किल टाइम में छोड़कर चले गए थे, पार्टी छोड़ के जाने वालों को हम ऑन नहीं करते हैं। स्टेटस क्या इस टाइम पे? उससे अजीब बेवकूफाना राय है पार्टी छोड़ चुके हैं। कोई पार्टी तो किसी ने खुशी से तो नहीं छोड़ी थी। एनीवेज, आई डोंट वांट टू गो इन दैट ठीक है आर्गुमेंट। ठीक है, बात ये है कि हम जो कोशिश कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे आए और टेबल पर बैठ के हम एक दूसरे से बात करने के काबिल हो जाए। और यही कोशिश हम हुकूमत से भी कर रहे हैं, हम पीपल्स पार्टी से भी बात कर रहे हैं, हम JUI से, तमाम सियासी जमातों से राब्ते में हैं कि ये काम करें। और खुद PTI के जो एक सेन एलिमेंट है, यानी पुराने PTI के लोग जो हैं
वो भी इस बात पे राजी हैं कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि यही रास्ता है, इसी पे आगे चल के हम बैठ के बात करके मसाइल का हल निकाल सकते हैं। सो देखते हैं, अभी हमने ये महीना हुआ है काम शुरू किए हुए, और आज आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रजा से हम एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में कामयाब हो गए बातचीत का। और ये बातचीत का जो एटमॉस्फेयर है यही प्रेशराइज करेगा तमाम फरीकों को कि वो बैठकर बातचीत करें, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान की इकोनॉमी की खातिर, पीटीआई की खातिर, खुद अपनी खातिर, वतन की खातिर इसमें बातचीत करें। तो इसमें आई डोंट थिंक इसमें से राय फरार किसी को मिलेगी, सबको बैठ के बातचीत की टेबल पर ही आना पड़ेगा आखिर। चलिए, आप तो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं इमरान इस्माइल साहब की बातचीत होगी, बातचीत के टेबल पर आना पड़ेगा सबको। अच्छा, हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए काफ़ी संजीदा इस वक्त दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम पीटीआई की बात करें तो आपको लगता है कि पीटीआई भी उस हद तक संजीदा होगी? पीटीआई को एतमाद में लेना किस हद तक मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पीटीआई तो एहतजाज की तैयारी कर रही है, पीटीआई ने तो कमर कस ली है एहतजाज के लिए। एहतजाज की तैयारी तो खैर होती रहेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एंगेज करना मुश्किल इसलिए है कि वहाँ डिसीजन मेकिंग का फुकदान है। हर आदमी जो है किसी भी छोटे बड़े डिसीजन के लिए वो बाग अड़ियाला करना चाहता है कि इमरान खान साहब से उसको नॉट मिल जाए। अच्छा, इमरान खान साहब की नॉट देने के बावजूद वो कोई फैसला लेने के काबिल नहीं है, या वो समझते नहीं है अपने आप को इस काबिल। इमरान खान साहब तो कब से कह चुके हैं कि बातचीत करें, इसके लिए उन्होंने दो लोगों को अथॉरिटी भी दी है, नासिर साहब को भी, दोनों को पास अथॉरिटी है, कोई बातचीत शुरू नहीं हुई। ठीक है, कोई हमने पब्लिक मूवमेंट नहीं देखी जो इमरान खान साहब की ख्वाहिश है। कोई किसी से पूछने की जरूरत तो नहीं उनको इमरान खान से पब्लिक मूवमेंट के लिए कर लें, वो भी नहीं हुई। कोई उन्होंने बातचीत टेबल पर बैठ के बातचीत करने की कोशिश नहीं की, कोई उन्होंने ऑपोजिशन का अलायंस बनाने की कोशिश नहीं की। तो ये सब चीजों के लिए तो उनको इमरान खान से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका तो खान साहब इंडिया पहले दे चुके हैं, गाइडलाइन दे चुके हैं क्या करना है। प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो पीटीआई की क़यादत है वो नॉन पॉलिटिकल एंटिटीज पर मुश्तमिल है, वो नहीं फैसला ले पाते, तो वो लिहाजा वो उनको जाना है खान साहब से पूछने, और खान साहब से मिलने की कोई इजाजत नहीं। सो दिस इज वेयर पीटीआई इज राइट नाउ। अच्छा, रुबानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकातों के हवाले से बात की जाती है, हमेशा शोर सुनाई देते हैं मुलाकातों पे पाबंदी है, इसको हटा देना चाहिए, तो आपको लगता है कि इनका मुतालबा जायज़ है? दूसरी बात है कि आप इस पर कोई किरदार अदा कर सकते हैं कि आप हुकूमत से बात करें कि जो पाबंदी है बानी चेयरमैन से पीटीआई की जो मुलाकातें हैं बानी चेयरमैन पीटीआई से, उस पर पाबंदी हटा दी जाए? ये तो उनका इस्तेकाक है कि कानूनी इस्तेकाक है, उनको कोर्ट से ऑर्डर्स उनको मिले हुए कि उनसे मुलाकात होनी चाहिए, सो मुलाकात तो होनी चाहिए। इसमें हम क्या बात करें? प्रॉब्लम ये है कि वो वहां पे वो समझते हैं कि ये वो जब मिलने जाते हैं तो उसके बाद वो ट्वीट का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि जाहिर है कि एक मुश्किल और तकलीफदेह चीज होती है। फिर उसका कोई जवाब आता है, फिर कुछ हो जाता है, तो लिहाजा वो उस तरह से वो नहीं चाहते कि वो सारी चीजें होती रहें। लेकिन बहरहाल उनको रोकना नहीं चाहिए, ना वो रोक सकते हैं, उनको किसी कानूनी तौर से तो नहीं रोक सकते, वैसे जोर जबरदस्ती रोकें तो रोकें। ठीक है। अच्छा, ये जो आप लोगों की कॉन्फ्रेंस थी उसमें पीटीआई ने शिरकत नहीं की, यानी वही सवाल जो मैंने पहले पूछा था कि पीटीआई के अमूमन लोगों की राय है कि आप लोग पार्टी छोड़ के चले गए थे, तो अब आपका इस पार्टी से क्या ताल्लुक है? आपने कहा कि वो राय बिल्कुल स्टूपिड सी बात है, तो अब आप लोगों पर एतबार पीटीआई के लोग नहीं कर पा रहे। मेरा बेसिक वही सवाल था, मैं दोबारा इसको दोहरा रही हूँ, इस बात को कोट करते हुए कि आप लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी पीटीआई वालों ने शिरकत नहीं की थी। जाहिर है वहाँ तो प्रॉब्लम है ना, उनको तो थोड़े वो घबराए हुए भी हैं, कोई डरे हुए भी हैं, कुछ परेशान भी है। तो लेकिन बार उनको ये नहीं देखना चाहिए कि कौन कर रहा है, उनको ये देखना चाहिए कि क्या कोशिश करी जा रही है। और अगर ये कोशिश एक ही तरफ जा रही है कि जी पीटीआई को कोई रिलीफ मिल जाए, कुछ पाकिस्तान की इकोनॉमी में बेहतरी आ जाए, कुछ चीजें बेहतर हो जाए, बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकले, तो उनको रेजिस्ट करना नहीं चाहिए। बार ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो किस तरफ जाते हैं, क्या डायरेक्शन लेते हैं। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, जारी रहेगी हमारी कोशिश। अच्छा, आपके मुताबिक जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उसमें क्या फ़ैसला साजी का कोई फुकदान नज़र आता है? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब की अगर बात की जाए तो क्या आपको लगता है वो मामलात को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक करने में किसी हद तक नाकाम दिखाई देते हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर जो है वो अपनी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं पावर्स को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बड़ी पावर्स हैं। वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखें तहरीक इंसाफ का, तो चेयरमैन इज ऑल पावरफुल, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो बातचीत के हवाले से वो समझते हैं कि बातचीत के जरिए हल निकलेगा,
कोई उठ के कोई भी मिनिस्टर जो है जूनियर मिनिस्टर है वो और रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन वो है तो बहुत जूनियर आदमी है और वो वहां से कहते हैं कि जी वो माफी मांगे अपने बयान के ऊपर। चेयरमैन को कह रहे हैं माफी मांगे, न चेयरमैन साहब को नोटिफिकेशन दे रहे हैं। सलमान अकबर राजा कहते हैं कोई बातचीत नहीं होगी। खान साहब की बहन जो है वो अलीमा खान, वो कह रही कोई बातचीत नहीं होगी। बाकी लोग कह रहे हैं बातचीत होगी, टीटीएपी वाले कह रहे हैं बातचीत होगी, इसमें असल कैसर भी बैठे हुए हैं। सो एक बड़ा क्योटिक सिचुएशन है, बड़ा कंफ्यूजन है लोगों के दरमियान, और वो उनको अभी खुद समझ नहीं आ रही कि उनको करना क्या। अच्छा, जो पार्टी की बागडोर है वो ज़्यादातर अलीमा खान साहबा के हाथ में, और बहुत से लोग इस पर तनकीद भी करते हैं। विद इन पार्टी भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा इस बात पे शिकायत है, लेकिन ज़ाहिर बात है पार्टी में रहना खुलकर तनकीद भी नहीं कर पाते हैं। क्या जो बाकी लोग हैं उनकी अहमियत फैसला साजी में, अगर मैं बात करूँ, हम कह सकते हैं कि फैसला साजी में ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है? देखिए, अलीमा खान कोशिश कर रही है इमरान खान की रिहाई की, जो काबिल सताइश, और अलीमा खान पीटीआई की कोई ओहदेदार नहीं है, कोई वो लीडर नहीं है पीटीआई की। सो पीटीआई की लीडरशिप वो है जिसको इमरान खान साहब ने लीडर बनाया है, तो वो उससे कोई इत्तेफाक करे ना करे, मैं इत्तेफाक करूं ना करूं, लीडर तो वही, लीडरशिप तो वही है पीटीआई की। सो दे शुड टेक डिसीजन। अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे, कमजोरी के साथ करेंगे, तो कोई और डिसीजन लेगा उनकी जगह पे। अच्छा, आपके मुताबिक बानी चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी रिहाई आखिर मुमकिन कैसे हो सकती है? नहीं, बानी पीटीआई क्या, इमरान खान साहब की रिहाई तो कानूनी तरीके से ही होगी ना, वो कोई किसी बातचीत के जरिए तो खत्म नहीं हो सकती। वो तो जाहिर है कि उनको अपने लॉयर्स के जरिए करना पड़ेगा सारे मामला को हल, और वो करना भी। लेकिन बातचीत को, मुज़ाकरा को पीटीआई वाले तो रिहाई से में बात नहीं आना चाहते, तो लिहाजा एक कानूनी बैटल है जो लड़ी जाएगी, लेकिन वो अपने हकूक चाहते हैं, जेल में जो उनके हकूक हैं वो उनको मिले, तो उसके लिए वो स्ट्रगल जो है उनकी जारी है। चलिए, मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि जो पीटीआई वाले लोग हैं मुज़ाकरात को बानी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात पे और फिर किसी हद तक रिहाई से भी मशरूत कर देते हैं। खैर, अच्छा आगे चलते हैं। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को स्ट्रीट मूवमेंट की इजाज़त दी है। इमरान साहब, आप इसको सपोर्ट करेंगे? और अगर ये एहतजाज होता है तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंस होगा? आप लोग कहाँ होंगे? देखिए, पीटीआई जो है ना वो इस वक्त स्ट्रीट मूवमेंट करने के ना मूड में है, ना ही वो कोई अपने मसल्स फ्लैक्स कर रहे हैं वो स्ट्रीट मूवमेंट के। इमरान खान साहब के तो जाहिर है कि जेल में जो इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन जाती है उसके ऊपर वो फैसला करते हैं, और वो फैसला सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल जो इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप है वो और जो इस वक्त हालात हैं उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ आपसे कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि कोई बड़ी स्ट्रीट मूवमेंट चार्ज कर सके। ठीक है जी इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने